नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम आप लोगों के साथ आप लोगों को जैसा पता है कि हम आप लोगों के साथ डेली 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर लेना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसने 24 करों को हटा दिया जिनसे राज्य की प्रजा को बहुत कष्ट होता था। इन करों में घरी और चरी नामक कर भी सम्मिलित थे। उसने भू राजस्व की दर को भी घटा दिया। उसने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर जजिया, जकात, खुम्स और खराज ही वसूल किया। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया, जो अभी तक इस कर से मुक्त थे। फिरोज ने उलेमाओं से सलाह करके सिंचाई कर हक ए शर्ब नामक नया कर भी लगाया। यह कर उन्हीं से लिया जाता था जो सरकारी नहरों से सिंचाई करते थे। नीचे दो एक कथन और दूसरा कारण बताया गया है, जिसमें से कौन सा सही है? दोनों ही कथन सही है, लेकिन एक दूसरे को सही व्याख्या नहीं है। एक बार कथन देख लेते हैं। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए और बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, इसलिए दोनों ही हमारी सही है। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना था। किसका? दीवाने कोही का। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन एकमात्र अपवाद था? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज तुगलक एक धार्मिक कट्टरता से युक्त शासक था। उसने अपने शासन पर आधार इस्लाम को बनाया। वह पहला सल्तनतकालीन शासक था जिसने मिस्र के खलीफा के प्रति श्रद्धा प्रकट की और को उसके प्रतिनिधि कहा। उसने शासनकाल में उसने 2 बार मिस्र के खलीफा से शासक के विशिष्ट अधिकार पत्र और सम्मान के परिधान प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त उसने अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम के साथ अपना नाम उत्कीर्ण करवाया। उसने अपने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर अन्य सभी पूर्ववर्ती शासकों का नाम सम्मिलित किया। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? बहलोल लोदी के राजतत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। यह सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं था और यह भूत राजस्व निर्माण हेतु भूमि मापन, एक अनुवाद विभाग की स्थापना और अन्न पर से कर समाप्त कर देना, यह सिकंदर लोदी से संबंधित था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र निज़ाम खां सिकंदर लोदी के नाम से लोदी वंश के सिंहासन पर बैठा। वह एक हिंदू महिला का पुत्र था। इस कारण कुछ दरबारी अमीरों ने उसके सिंहासन रोहन का विरोध किया, लेकिन इन विरोधों को दरकिनार करते हुए वह 1489 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे भू राजस्व निर्धारण के लिए एक नया पैमाना गज़े सिकंदरी का विकास किया। वह शिक्षित व्यक्ति था, इसलिए साहित्यिक रचनाओं के प्रति उसकी रुचि थी। इसी उद्देश्य से अपने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। उसने स्वयं के आदेश से आयुर्वेद के एक ग्रंथ का तिब्बत ए सिकंदरी नाम से अनुवाद किया। उसने खाद्यान्न पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया। उसने अपने पिता के राजतत्व सिद्धांत को पलटते हुए अफगान आदर्शों की जगह तुर्की तथा हिंदू सुल्तानों को अपनाया। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जीन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सुंदर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंदर नामक कृषि ऋण प्रदान किए थे। यह ऋण राज्य की ओर से किसानों को अत्यंत कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता था। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो उसने सौंदर नामक ऋण को माफ़ कर दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? यह किया इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए आपने सही उत्तर बताने हैं, जिसमें सारे ही सही है। नासिरुद्दीन खुसरो, यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इन सबकी माताएं क्या थी? हिंदू थी। नासिरुद्दीन खुसरो यह भारतीय मुसलमान था। प्रारंभ में वह भारवर अथवा गडरिया नामक
जाति का गुजराती हिंदू था। बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। वह 15 अप्रैल से 5 सितंबर 1320 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। गयासुद्दीन तुगलक, इनका जन्म भी एक निम्न कुल में हुआ था। उसके पिता बलबन का एक तुर्की गुलाम था और माता पंजाब की एक जाटनी। उसने 1320 से 25 तक दिल्ली पर शासन किया। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। वह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। उसकी माता आधुनिक पूर्वी पंजाब के हिसार जिले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत राजा समल की पुत्री थी। उसका शासनकाल 1351 से 1388 में रहा। सिकंदर लोदी, वह एक सुनार माता का पुत्र था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? यह था काकतीय। 1303 में तेलंगाना के आक्रमण की विफलता अलाउद्दीन के हृदय में खटक रही थी। वह शीघ्र उस कलंक को धोने की चिंता में था। 1309 में उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए मलिक काफूर को भेजा। काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ था। सहसा आक्रमण किया। काफूर ने वारंगल को घेर कर भीतर की रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अतः राजा ने समर्पण कर दिया। 300 हाथी, 7,000 घोड़े और भारी संख्या में नगद धन और रत्न युद्ध क्षति की पूर्ति के लिए आक्रमणकारी को भेंट किया और वार्षिक कर देने का वचन दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? यह उसका कमजोर स्वभाव, यह एक कारण नहीं था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश के सुल्तान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? यह था नासिरुद्दीन महमूद। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का जीवित सबसे बड़ा पुत्र था। उसकी माता का नाम शाह तुर्कान था, जबकि रज़िया सबसे बड़ी पुत्री थी। उसने 1236-40 ईस्वी तक शासन किया। मुइज़ुद्दीन बहरम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, जिसने रज़िया के पतन के बाद 1240 से 42 तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद अलाउद्दीन मसूद शाह के पतन के बाद 10 जून 1246 ईस्वी के दिन गद्दी पर बैठा, जो इल्तुतमिश की संतान नहीं वरन पौत्र था, जिसने सादगीपूर्ण ढंग से 1265 तक शासन किया, जो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उसके बाद बलबन सिंहासन पर बैठा, जिसने 1287 तक शासन किया। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापल्ली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? वह था शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की पुत्री झल्लापल्ली से उत्पन्न अलाउद्दीन के 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया। स्वयं उसके संरक्षण बन गए। अलाउद्दीन के सबसे बड़े पुत्र खिजिर खां और उसके छोटे भाई शादी खां को अंधा करवा दिया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खां, जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसे काफूर ने बंदी बना लिया और अपने कुछ आदमियों को उसकी आंखें निकालने के लिए भेजा, किंतु मुबारक ने उन आदमियों को रिश्वत देकर काफूर को मारने वापस भेज दिया। उन्होंने सरलता से इस कार्य को संपन्न किया। इस घटना के 2 माह बाद उसने अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर को अपदस्थ करके अंधा कर दिया, स्वयं सिंहासन हस्तगत कर दिया। फुतूहात-ए-फिरोजशाही किसने लिखी थी? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। यह अमीर खुसरो ने दिया है। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया, ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी समरकंद में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है? इसमें अमीर खुसरो तुगलकनामा, ये हमारा कथन सही है। और देख लेते हैं, लाइक अलबरूनी की है तारीख़ हिंद, हसन निज़ामी की है ताजुल मासिर, और बढ़ने की है तारीख़ फिरोजशाह, और मिन्हाज उस सिराज की है तबक़ात-ए-नासिरी, और हमने एक लास्ट तो पढ़ी है अमीर खुसरो की तुगलकनामा। निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? यह अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया है। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सिरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? यह था परमर्दी-देव। सल्तनत बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कौड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? यह था मलिक बकबक। याद रखना, मलिक बकबक। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन सुल्तान के विषय में सही नहीं है?
वह डी नहीं है, वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था। डेट इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट देख लेता है, वह सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, वह गंगा जल का पान भी करता था, उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त भी किया था। निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफ़र की? यह की थी सिकंदर लोदी के द्वारा। कहाँ? दिल्ली से आगरा। सिकंदर विद्या प्रेमी था और वह गुलरुखी नाम से फ़ारसी में कविताएं भी लिखता था। ये याद रखना, कौन सी भाषा में? फ़ारसी में। और किस नाम से? गुलरुखी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? उनकी ठट्टा के अभियान के समय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुजरात के विद्रोह को आसानी से ख़त्म कर दिया, लेकिन तागी भागकर सिंध चला गया। सुल्तान तागी को ख़त्म करने के लिए सिंध की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। ठट्टा। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? उन्हें गुजरात से प्राप्त हुआ था। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी का संस्थापक था। वह 1451 में गद्दी पर बैठा। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, अपने सरदारों के साथ एक दरी पर बैठकर शासन किया। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक सिक्का भी चलाया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? वह था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द का अपने नाम के साथ जोड़ा? वह था गियासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशज था? वह था लोधी वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व राय रायान की उपाधि दी थी? वह थी देवगिरी के रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के रामचंद्र देव को नवसारी की जागीर व राय रायान की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख सोने के टंके दिए। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राष्ट्र समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? यह अमीर खुसरो का कथन है। हम भारतीय विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क और अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ है। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया की गिनती पंचतंत्र की कहानियाँ तथा शतरंज दिया है। यह कथन अमीर खुसरो का था। तबकात ए नासरी, यह मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक है जो फारसी में लिखी गई है। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? यह काजी उल कुजात से जाना जाता था मुख्य न्यायाधीश को। प्राय काजी उल कुजात और सद्र उस सुदूर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सद्र उस सुदर धर्म विभाग का प्रधान होता था। इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना इसका मुख्य कार्य था। आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1504 में की गई थी और 1506 में आगरा को सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी बनाया था। मसात निम्न किससे संबंधित है? मसात भूमि से संबंधित है। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। इसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। मिल्कियत शब्द क्या है? मिल्कियत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है। अब हमारी मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। कल से हम मुग़ल एम्पायर शुरू करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।